हेलो बच्चों, और कैसे बच्चे लोग? मस्त, मैं भी मस्त। चलिए यार, आज हम लोग अपने केमिस्ट्री की फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो यार आप लोगों के दिमाग में होगा कि सर आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आपको दिख रहा होगा चैप्टर क्या पढ़ाने वाले हैं सर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो यार सबसे पहले वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि वो पहले लेक्चर 1, 2, 3, 4 जो बेसिक्स लेक्चर अपना है उसको जाकर जरूर एक बार देख ले, क्योंकि ये चैप्टर में आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। हाँ, केवल कुछ रिएक्शंस होंगे जो नया आपको मिलने वाले हैं। तो वो रिएक्शंस ऑलरेडी किस तरह से लिखा जाता है, बच्चों को यही सिखाया जाता है यार कि सर हमको रिएक्शन याद नहीं हो रहा है, सर हम रिएक्शन भूल पढ़ते तो है लेकिन भूल जाते हैं दूसरे दिन। तो यार ये सबका एक ही इलाज है, आप पहले बेसिक्स लेक्चर को अच्छे से पढ़ लो, ईमानदारी से कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करो, उसके बाद आप यार यहाँ आना, उसके बाद देखना हर एक चीज यूं ही चुटकी बजाते आपको समझ में आने लगेगी। तो चलिए यार, अब हम लोग पहले तो ये समझ लेते हैं इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब ये दो चीज के बारे में तो आपको पढ़नी है। केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको जानना है। सेकंड, केमिकल इक्वेशन क्या होता है इस चीज को जानना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको राइटिंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये सब पढ़ना है। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। जो बच्चे इस चैप्टर को पहले से पढ़े और जिनका स्कूल में पढ़ाई हो चुका है वो इस चीज को जान रहे होंगे। और लास्ट टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इस अपने डेली लाइफ में क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या इफेक्ट है। तो इसमें हमें 2 टॉपिक पढ़ना होता है, छोटा सा है, एक करोजन है, दूसरा रेंसिडिटी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। बहुत आसान है ना, बहुत आसान। सर ने 2 मिनट में पूरा चैप्टर ही फिनिश कर डाला ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं आप लोगों के लिए। हाँ, हार्ड नहीं बोलेंगे यार, यदि केमिकल रिएक्शन तुम लोग को लिखना आता है ना, तुम यदि बेसिक्स तुम्हारा स्ट्रांग है ना, तो तुम्हारे लिए यार ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान होने वाला है चैप्टर। हाँ, लेकिन जो बच्चे ओलंपियाड, एनटीएससी और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि उनको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, कि कुछ चीजें जहां याद रखनी पड़ती है चीजें। लेकिन आप टेंशन मत लेना है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा ना वो यही होगा कि आपको हर एक चीज यहां आपको रटा दिया जाए। रटाने की बात मैं करूंगा, हर एक चीज आपके दिमाग में सेट कर दिया जाए। मतलब यदि आप बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत कंसंट्रेशन के साथ यदि वीडियो देख रहे हो ना, तो यार बिलीव में यार आप लोग को हर एक चीज यहीं पे याद हो जाएगी। हाँ, लेकिन यार कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना यार, हाथ जोड़कर विनती है कि आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना। कान में हेडफोन डाल के वीडियो मत देखना प्लीज यार, ठीक। तो चलिए यार, अब हम लोग आते हैं अपने इस लेक्चर नंबर 1 पे। लेक्चर 1 पे आने से पहले, केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हमें 2 चीज को समझना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है, फिजिकल चेंज, सेकंड क्या है, केमिकल चेंज। और हमें पता है, जिन बच्चों को पढ़ाया जा चुका है उनको पता होगा केमिकल रिएक्शन जो है केमिकल चेंज के कारण होता है, ठीक। तो चलो यार, पहले हम लोग फिजिकल चेंज पढ़ लेते हैं और केमिकल चेंज जान लेते हैं क्या होता है। उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड देन आफ्टर केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज ये चीज आप लोग ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, क्लास 9th में ऑलरेडी आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़े हो। ऐसे कोई भी चेंज जिसमें नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। मतलब ऐसे कोई भी चेंज, एनी चेंज, मैं देखो यार हर चीज लिखते जा रहा हूं और आप लोग का भी काम है कि नोट करते चलना, ओके। एनी चेंज विच एनी चेंज in which no new substances are formed, are called physical change। तो यहां पे तो हम यार फिजिकल चेंज का डेफिनेशन लिख दे। क्या लिखा गया, ऐसे कोई भी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। मतलब ऐसे कोई भी चेंज जिसमें कोई भी नए सब्सटेंस का यदि फॉर्मेशन नहीं होता है तो उसे हम क्या कह देंगे बच्चों, फिजिकल चेंज। करेक्ट। फिजिकल चेंज का यार बात आती है कि एग्जांपल एक दो हम लोग देख लेते हैं। फिजिकल चेंज का कोई एक एग्जांपल बता दो। तो यार सबसे पहले तो यार मेल्टिंग में बोलूंगा। मेल्टिंग में क्या होता है आप लोगों को पता है। मेल्टिंग में क्या होता है, लिक्विड जो है तो वो किस स्टेट में जाता है, सॉलिड जो होता है वो किस में जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जब यदि कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। क्या मेल्टिंग में कोई न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। मान ले यार हम आइस लिए हुए हैं, आइस क्या होता है, मेल्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या आइस कुछ और से बना होता है, वाटर कुछ और से बना होता है, कि आइस भी सेम चीज से बना होता है, वाटर भी सेम चीज से बना होता है।
हमें पता है यार, तुम लोग यार इतना तो पढ़े हो, आइस जो होता है वाटर से बना होता है, वाटर का फार्मूला H2O होता है। यदि वाटर की बात करो तो वाटर भी क्या होता है, H2O होता है। तो दोनों H2O है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और यदि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो ऐसे में इस तरह के चेंज को हम कौन सा चेंज कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। कौन सा चेंज कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। समझ में आ रहा, वेरी गुड यार। चल, तो फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल तो ये हो गया। इसके अलावा मान ले यार मैं दूसरा बोल सकता हूँ, एवापोरेशन, बॉइलिंग, जो भी बोलो, मैं मान लो बॉइलिंग बोल रहा हूँ। बॉइलिंग में क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। मतलब मान ले यार लिक्विड हमारे पास वाटर है, तो वाटर यदि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये मुझे बताओ क्या ये H2O से कुछ और हो जाता है कि ये अब भी वेपर स्टेट में ही भी H2O ही रहता है। क्या रहता है, H2O ही रहता है ना। इसका मतलब कोई न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होता है। और यदि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो ऐसे में इसे भी किस तरह का चेंज कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। मतलब यार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, देखो यार डिफरेंस तो बहुत सारा चीज आता है फिजिकल चेंज में। 9th क्लास में यदि पढ़े हो तो ध्यान होगा। फिजिकल चेंज हम लोग किसको कहते हैं, एक तो पहला हो गया जिसमें नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। सेकंड और क्या क्या पॉइंट होता है, ऐसे चेंज जिसमें कॉम्पोजिशन रिमेन सेम, मतलब कोई एक चेंज तो आया लेकिन कॉम्पोजिशन जो है वो सेम रहे। कॉम्पोजिशन का मतलब ये भी H2O से बना, ये भी H2O से बना है। कॉम्पोजिशन इसी चीज को कहते हैं ना। कॉम्पोजिशन का मतलब कोई चीज क्या क्या से बना है उसे हम लोग कॉम्पोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये भी H2O से बना, ये भी H2O से बना है। कॉम्पोजिशन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, इसलिए ये किस तरह का चेंज है, केमिकल चेंज। इसके अलावा और भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब H2O लिक्विड से H2O वेपर गया, हम लोग वापस वेपर से लिक्विड ला सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। यदि हम लोग फिजिकल मेथड लगा करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे से पहले फॉर्म में आ जाते हैं तो इस तरह के प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। और फिजिकल चेंज जो है एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब हम इधर से इधर जा तो रहे हैं लेकिन उधर से इधर भी वापस आ सकते हैं, इसलिए किस तरह का चेंज है, फिजिकल चेंज है। क्लियर है ये चीज, बहुत अच्छी बात। तो ये दो एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल दीजिए सर, देखता हूं यार। आप ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। अब यार तुम लोग मुझे बताओ, मान लिया मेरे पास कोई ग्लास है कांच का, ठीक है, और वो कांच का ग्लास मेरे से गलती से छूट गया। यदि छूट गया तो क्या होगा बता, नीचे जाएगा, ब्रेक ब्रेक टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, कांच का हो जाएगा ना। अब मुझे बता क्या ये जो चेंज है ये फिजिकल चेंज होगा या फिर केमिकल चेंज होगा। तो यार बहुत आसान है, किस तरह का चेंज इसे मैं कहूंगा, फिजिकल चेंज कहूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें ग्लास का टुकड़ा जब टूटा, ब्रेक हुआ, तो वो अब भी ग्लास का ही टुकड़ा है। क्या कोई नया चीज बन गया, नहीं। कॉम्पोजिशन क्या चेंज हो गया, नहीं। तो ऐसे में मैं क्या बोलूंगा, इसे फिजिकल चेंज बोलूंगा। अब देखो यार कुछ चीजें एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि सर आपने कहा था ये फिजिकल प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, यहाँ पे क्या ग्लास के टुकड़ों को हम दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यार मैं बोल सकता हूं कि यार ये प्रोसेस जो है ना वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मैं बोल सकता हूं। तो इसके अकॉर्डिंग तो सर ये फिजिकल चेंज नहीं होना चाहिए था। लेकिन यार ध्यान रख, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फिजिकल चेंज में है वो यही है, इन विच नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। मतलब यदि कहीं न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग फिजिकल चेंज में रखेंगे। बाकी हो सकता है भाई कॉम्पोजिशन हो गया, रिवर्सिबल हो गया, और भी जो फैक्टर है वो बात की बात है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वो कौन सा है, नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज। तो जब गिलास का टुकड़ा को छोड़ा मैंने हाथ से, या मेरे से छूट गया गलती से, जब वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो क्या ग्लास का टुकड़ा सोना का टुकड़ा बन गया, नहीं ना। तो ऐसे में हम उससे भी कौन सा चेंज करेंगे, फिजिकल चेंज ही करेंगे। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। फिजिकल चेंज समझ में। और सर एग्जांपल दे दीजिए, देख ले यार, एक दो एग्जांपल और मैं दे देता हूँ। मान लिया मैं कटिंग ऑफ वुड की बात करता हूँ, कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी काटा, लकड़ी को काटने के बाद क्या, जब ये लकड़ी कट गया तो क्या वो लकड़ी से कुछ और बन गया, नहीं ना, वो लकड़ी ही रहेगा ना। तो ऐसे में इस तरह के चेंज को क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज ही कहेंगे। समझ में आ रहा, बहुत अच्छी बात यार। इसी तरह से कटिंग ऑफ डायमंड भी होता है, कटिंग ऑफ डायमंड भी क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज ही हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब तो बता ही दिया, मेल्टिंग ऑफ आइस ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। तो ऐसे कोई भी चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन ना हो उसे हम लोग कौन सा चेंज कर देंगे, फिजिकल चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है इतना। तो ये हो गया फिजिकल चेंज के बारे में। तो अभी मैं फिजिकल चेंज के बारे में बहुत हर एक पॉइंट को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये फिजिकल चेंज आपको पढ़ना नहीं है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, डेफिनेशन, ये सब आपको यदि पढ़ना तो आप 9th क्लास में जाके पढ़ सकते हो। हम आपको वही चीज पढ़ाएंगे जो आपको
इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये ऑलरेडी आपको 9th क्लास में आपको पढ़ के आना होता है, इसलिए मैं इस पार्ट को भी बस आपका जितना काम का था उतना मैंने लिखा दिया, कुछ एग्जांपल्स भी करा दिया, और उम्मीद है यार आप लोग को फिजिकल चेंज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, केमिकल चेंज। तो अब चलो यार हम लोग लिखते हैं केमिकल चेंज क्या। केमिकल चेंज, तो देखो यार मैं यहीं पे तो देखो यार केमिकल चेंज क्या होती है, तो एनी चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज। बस यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। ऐसे कोई भी चेंज जहां न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कर देंगे। न्यू सब्सटेंसेस का यदि फॉर्मेशन होता है तो उसे हम केमिकल चेंज कर देंगे, और यदि नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड देन ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? नहीं आया? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं, टेंशन ना ले तुम लोग। इधर देख, मान ले मैं एक बहुत सा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है ना। पहला एग्जांपल मैं ये लेता हूं, कुकिंग ऑफ फूड। मान ले यार तुमको एक सब्जी लाए, ठीक है, मान ले तुम करेला लाए, और करेला समझते हो ना यार तुम लोग, ठीक है, नहीं समझते कोई बात नहीं, बैगन आलू जो समझना समझ ले, ठीक। तो मैं आलू बैगन करेला जो समझना समझ ले, उसको तुम मान ले यार कच्चा खा रहे हो, कच्चा खा लिए, ठीक ना, समझ ले यार कच्चा खा लिया, और एक बार क्या किया, उसको पका कर, ठीक है, उसको बनाकर अच्छे से उसमें नमक मसाला डालकर टेस्टी बनाकर खा रहे हो। अब मुझे बता, क्या उसके पकने से पहले और पकने के बाद दोनों का टेस्ट जो है क्या सेम रहता है, कि उसके कॉम्पोजिशन में कुछ नया चेंजेज आता है? बताओ जरा, क्या न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है? बताओ। होता है, तभी तो यार टेस्ट बदल जाता है। तो इस तरह के चेंज जहां न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कौन सा चेंज कर देंगे, केमिकल चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, केमिकल चेंज कर देंगे। समझ में आया? तो इसलिए कुकिंग ऑफ फूड क्या है, केमिकल चेंज का एक एग्जांपल है। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। मान ले यार कोई आम का पेड़ है, आम का पेड़ में एक छोटा सा आम लगा है। देखो ना, जब आम कच्चा रहता है, जब छोटा सा रहता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, बहुत ही खट्टा होता है, ठीक है, जो भी बोलो सावर इन टेस्ट होता है। लेकिन जब आम पक जाता है तब तो यार जितना आम देना दे बेटा, खा के ही खत्म करेंगे। फलों का राजा हुए बन जाता है आम, जैसे ही वो पक जाता है। तो इसका मतलब क्या, जब कच्चा था तो उसका टेस्ट कुछ और था, लेकिन जब पक गया तो उसका टेस्ट कुछ और हो गया। इसका मतलब आम के अंदर कोई केमिकल चेंज, कुछ ऐसे चेंज आया जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नया, कुछ नया उसके अंदर बन गया। मतलब क्या, कोई नया चीज का फॉर्मेशन हो रहा है उसी आम के अंदर। तो ऐसे में हम लोग उस तरह के चेंज को कौन सा चेंज कर देंगे, अगेन केमिकल चेंज कर देंगे। तो रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी फलों का पकना, ये भी क्या है हमारा, केमिकल चेंज का एग्जांपल होगा। और चलो देखते हैं यार, मान लो अच्छा बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर क्या होगा, केमिकल चेंज होगा या फिर फिजिकल चेंज होगा? आप ही लोग बताओ यार। कागज हमारे पास है, कागज को हमने जला दिया, जैसे कागज को जला दिया तो बता, कागज जब राख बन जाता है तो फिर क्या इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बता यार तुम लोग। तो जैसे कागज को जला देते हैं तो बिल्कुल राख ब्लैक सब्सटेंस मिल जाता है हमें, तो इसे हम क्या कर देंगे, फिजिकल चेंज कर देंगे या केमिकल चेंज कर देंगे? क्या कह देंगे, केमिकल चेंज कर देंगे। क्यों कर देंगे, समझ में आ रहा है यार? बहुत आसान है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया इसलिए। तो बर्निंग ऑलवेज, कोई भी किसी भी चीज का बर्निंग हो वो ऑलवेज केमिकल चेंज ही होता है, क्योंकि किसी भी चीज को बर्न करोगे ना तो वो मतलब एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन बना कर देता है। अब वो नया सब्सटेंस हो सकता है हमारे काम का ना हो सकता है काम का हो, इट डजंट मैटर फॉर मी वेदर इट इज फॉर आवर यूजफुल पर्पस और नॉट, बट हम इतना जानते हैं कि वो हमारे काम, वो उस एक नया सब्सटेंस बन गया, दैट्स इट। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, केमिकल चेंज कर देंगे। क्या कह देंगे, केमिकल चेंज कर देंगे। तो इस तरह से बर्निंग ऑफ पेपर भी क्या है, केमिकल चेंज का एग्जांपल हो जाएगा। इसी तरह से यदि मैं वाटर, क्या वाटर हमारे पास H2O होता है। वाटर में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है, ठीक है ना, यदि नहीं जानते तो कोई बात नहीं यार, जान लो। जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया, इस प्रोसेस को कहा गया इलेक्ट्रोलाइसिस।
एक चीज ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, H2O में हम लोग थोड़ा सा एसिड भी मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा एसिड हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एसिड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत थोड़ा सा ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है वो सब बात की बात है, ठीक, इसलिए अभी ऐड किया जाता है, मैं बता देता हूँ। H2O क्या होता है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना यार, प्योर वाटर जो है ना, प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे इसमें स्लाइटली हम लोग H2SO4 या कोई भी HCl किसी भी एसिड का अमाउंट ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर पाना पॉसिबल है। लेकिन यदि H2O प्योर लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर भी जिसको कहा जाता है, प्योर वाटर को डिस्टिल्ड वाटर, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू फ्लो ही नहीं करेगा। हम लोग जो घर में पानी यूज करते हैं वो प्योर वाटर रहता है या इम्प्योर रहता है, इम्प्योर रहता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। लेकिन मान लें हम प्योर वाटर ले लें, जैसे इन्वर्टर में जो पानी डाला जाता है, ठीक है, जो सलाइन वाटर जो हॉस्पिटल में चढ़ाया जाता है, वो सब क्या होता है, प्योर वाटर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्ट होने के लिए H2O में हम क्या ऐड कर देते हैं, एसिड ऐड कर देते हैं। तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा और ऐसे में चेंजेस क्या आता है, ये जो H2O दिख रहा है ना, ये अभी H2O नहीं रहता, ये H2 और O2 में ब्रेक कर जाता है। मतलब H2O अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक कर चुका। तो यहाँ पे भी क्या देखे, H2O अब क्या, यहाँ पे देखो H2O इधर तुम्हें कहीं दिख रहा है ना, H2O तो लिक्विड होता है, लेकिन H2 गैस, O2 भी गैस, मतलब लिक्विड कन्वर्ट हो चुका गैस में, मतलब वाटर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन चुका है। मतलब यहाँ पे कौन सा चेंजेस है, केमिकल चेंज। क्यों, क्योंकि नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसलिए ये भी किस तरह का चेंज हम कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। समझ में आ रहा है केमिकल चेंज का मतलब क्या हो रहा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाने से उसके निकलने तक उस खाने के साथ क्या क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर तुम्हें भी नहीं पता। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, बहुत ढेर सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी में। इसलिए खाना को जिस रूप में हम लोग खाते हैं उस रूप में नहीं निकलता, ठीक। तो इसलिए ये भी एक किस तरह का प्रोसेस है, केमिकल चेंज है, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग जो सांस लेते हैं, तो जो हम लोग सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन जब हम लोग सांस को रिलीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये जो ऑक्सीजन जा रहा है, सांस लेना भी यार ये बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं है। लगता है यार हम लोग सांस ले रहे हैं फिर छोड़ देते हैं, बहुत ही सिंपल है। नहीं, इतना सिंपल नहीं है। रेस्पिरेशन, एक दो चीज होता है यार, एक ब्रीथिंग होता है, एक रेस्पिरेशन होता है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, लेना छोड़ना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच मेनी मोर केमिकल चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड देयर। मतलब जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते तो जो ऑक्सीजन गया ना, वो ऑक्सीजन बहुत सारे अंदर हमारे ब्लड में बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, उसके साथ वो रिएक्ट करता है और फिर रिएक्शन से क्या होता है, हीट इवॉल्व करता है, और हीट या एनर्जी इवॉल्व करता है, और वही एनर्जी हमें हमारे बॉडी को मिलता है। और हम भी यदि खाना खा के नहीं आए, हम ऑक्सीजन लेना बंद कर दे तो क्या होगा, हमारे अंदर जो खाना है ना उसको एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो रेस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना रेस्पिरेशन के हमारा बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर जो हम लोग फूड खा रहे ना, केवल हम फूड खाए जा रहे और हम ऑक्सीजन ले ही नहीं रहे, तो ऐसे में कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। मतलब हमारा बॉडी में कोई भी एनर्जी नहीं रहेगा, तुरंत हम लोग टपक जाएंगे। जैसे मान लिया हम कोई फूड लेते हैं ना, तो फूड तो लिया, फूड हमारे बॉडी में चला गया, लेकिन हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है ना इस फूड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट ऐसे कुछ सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक। अब प्लस ये एनर्जी भी लिबरेट करता है, प्लस CO2 भी लिबरेट करता है। तो ये जो एनर्जी है ना, यही एनर्जी हमारे बॉडी को मिलता है और इसी एनर्जी से हम लोग काम कर पाते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये रेस्पिरेशन जो है ना, ये पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कह देते हैं। यानी ऑक्सीजन गया, वो ऑक्सीजन फिर अंदर जो फूड था, फूड के जो भी फॉर्म से ब्लड में, वो सब के साथ रिएक्ट किया और उसके बाद फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट प्लस एनर्जी बन के बाहर निकल गया। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, केमिकल चेंज कह देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए। समझ में आ रहा है केमिकल प्रोसेस क्या हो रहा है। तो इसलिए जहां भी केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व है, वहां हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ। क्या बोला, समझ में आया तुम लोग को। तो अब हम लोग रुको, फिजिकल केमिकल चेंज को मिटा देते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन पे आते हैं। केमिकल रिएक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा, नहीं आया कोई बात नहीं यार, थोड़ा इधर ध्यान दे, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं यार, इधर ध्यान दे। केमिकल रिएक्शन, देखिए यार, ये रिएक्शन लिखने का मेरा अपना स्टाइल है, तुम लोग यार पहले ही बता चुके हैं। ये तुम लोग पूरा नाम रिएक्शन लिख लेना, ठीक है ना। ये
मैं इस तरह से लिखता हूँ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एनी प्रोसेस which involves chemical change is called chemical reaction। मतलब क्या सर? मतलब ये कि ऐसे कोई भी प्रोसेस जिसमें भी केमिकल चेंज हो रहा है या किसी भी यदि प्रोसेस में केमिकल चेंज ऑब्जर्व हो रहा है तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहा? आया कि नहीं आया? आया, बहुत अच्छी बात यार। तो इस तरह से जो हम लोग अभी एग्जांपल यहाँ पे लिखे थे यार बहुत सारा, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, वो भी क्या एक केमिकल रिएक्शन है एक्चुअली। H2 प्लस O2 में जा रहा था, वो भी क्या एक केमिकल रिएक्शन है। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। और मैं ऊपर क्या, कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज देयर आर केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व। यदि कहीं केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व है तो इन सच केस वी कैन से दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन हैपनिंग देयर। क्लियर? तो इस तरह से मैं केमिकल रिएक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। उम्मीद है यार केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आएगी। तो अब हम लोग बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल लेते हैं। केमिकल रिएक्शन हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते थे, एनी सच केमिकल चेंज, एनी केमिकल चेंज any chemical change in which new substances are formed, are called chemical reaction। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं ऐसे, ये देखो इसी डेफिनेशन को मैंने जस्ट चेंज कर दिया, लैंग्वेज है मतलब दोनों का मतलब सेम है। एनी केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब भी क्या हो गया, ऐसे प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन होता है। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे चेंज करके लैंग्वेज लिखा, एनी केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। समझ में आया आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो आप लोग ये डेफिनेशन को लिख लो। और इसका एग्जांपल में अभी मैं आपके जैसे मैं बुक की बात करूं तो आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में 3 एग्जांपल दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन का। ठीक, तो वो मैं तीनों रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। देखिए एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप एक्सपेरिमेंट यदि मैं डायरेक्ट बोलूँ तो एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है जो कि आपको सीखना पड़ेगा। आपको केवल केमिकल रिएक्शन दिया है ऐसा नहीं कि उस रिएक्शन को स्किप करके हम चल देंगे, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना, समझ के पढ़ना है। और मैं यहाँ पे जब बताऊंगा तो हर रिएक्शन को, हर एक्सपेरिमेंट को कोशिश करूंगा अच्छे से आपको समझा कर दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के पार्ट कंटिन्यू करूंगा। ठीक है ना, अभी बहुत यार ज़्यादा समय हो गया, अभी 11:30 बज रहे हैं, मुझे भूख बहुत जोर की लग गई है, मेरे में एनर्जी बचा नहीं है, सारा एनर्जी बाहर हो चुका है। कुछ फूड लेंगे, कुछ ऑक्सीजन लेंगे, रिएक्शन होगा, एनर्जी इवॉल्व होगा, फिर आपको हम पढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए यार अभी हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन एक नए एनर्जी, नए जोश के साथ आप लोग को दोबारा पढ़ाएंगे। ठीक, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जितना पढ़ाया गया ना उतना आप लोग को पहले रिवाइज कर लेना है। ठीक, और जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर नहीं देखे उन बच्चों को ये चीज़ देख लेना है। ठीक है, तो चलो यार वीडियो अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।